हेलो बच्चों, आज हम लोग लंबाई का मापन पढ़ेंगे। क्लास 11 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 है ना, मात्रक और मापन। ठीक है ना, मेजरमेंट एंड यूनिट या यूनिट एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर से हम लोग पढ़ेंगे लंबाई का मापन। तो लंबाई के जो हमको पता है कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लंबाई बोलते हैं, या पृथ्वी पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को जब हम इससे नापते हैं वो उसकी लंबाई कहलाती है। तो लंबाइयाँ देखिए, लंबाइयाँ दो प्रकार से, एक तो बहुत छोटी लंबाई होगी और एक बहुत बड़ी लंबाइयाँ होंगी। तो छोटी लंबाइयों को मापने के लिए हम एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि दोनों होता है, और बड़ी लंबाइयों को मापने के लिए भी हम लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि होता क्या है बच्चों? प्रत्यक्ष विधि मतलब ये होता है कि जो हमने मानक मापन पढ़े हैं, मानक मापन मतलब ऐसा ही मात्रक जो हम लोगों ने पढ़ा है, सारे कितने पढ़े हैं बच्चों? 7 थे। उन 7 के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय। तो यदि हम लंबाई को उसके मानक द्वारा माप सकते हैं, उसके मानक द्वारा हम माप सकते हैं, जैसे कि मीटर स्केल से हम लोग मिलीलीटर तक माप सकते हैं, स्क्रू गेज से 0.01 सेंटीमीटर माप सकते हैं, और वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज की सहायता से 0.001 सेंटीमीटर, कम से कम इतना माप उसको माप सकते हैं। अल्पतमांक उसे बोलते हैं। किसी भी उपकरण से हम जितना न्यूनतम मान माप सकते हैं उसे उस यंत्र या उस उपकरण का अल्पतमांक कहते हैं। अल्पतमांक बच्चों हम लोग आगे इसी के आगे देखेंगे अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब भी आएगा। और वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से हम लोग 0.1 सेंटीमीटर का मेजरमेंट माप सकते हैं। तो ये प्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष विधि से हम छोटी दूरियों को और कुछ ही दूरियों को हम माप सकते हैं। लेकिन अगर बहुत लंबी दूरी मापनी हो गई, या एक परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है उसका आकार मापना हो गया तो बहुत छोटा होता है, उसको हम इन उपकरणों की सहायता से नहीं माप सकते। तो उनके लिए अप्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल किया गया। अप्रत्यक्ष विधि मतलब होता है जिसको किसी न किसी व्यवस्था से एक मेजरमेंट, एक मानक बना दिया जाए और उसके द्वारा हम लोग माप सकें। ठीक है ना। तो अप्रत्यक्ष विधि जो होता है वो बड़ी से बड़ी दूरियों को मापने के लिए और छोटी से छोटी परमाणुओं के बीच की दूरी को मापने के लिए भी किया जाता है। जैसे सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी अधिक है, इसको हम मीटर स्केल से नहीं माप सकते, यानी कि इसे हम प्रत्यक्ष विधि से नहीं माप सकते। इसलिए इसको मापने के लिए अप्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करते हैं। अप्रत्यक्ष विधि मतलब जो कि एक दूसरा सिस्टम बनाया जाए मेजरमेंट के लिए। ठीक है ना, उसके हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। और परमाणु के नाभिक की साइज पता करने के लिए भी हम लोग मीटर स्केल से नहीं माप सकते, स्क्रू गेज से नहीं माप सकते, है ना, वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से नहीं माप सकते। तो इसके लिए भी एक अप्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो जो हमने आपको यहाँ पे नोट डाउन किया है इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करिए। देखिए क्या होता है ये लंबाई का मापन, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। एक होता है प्रत्यक्ष विधि, हमने इसमें नोट कर दिया है। इसे स्वीकृत मानक की सहायता से लंबाइयाँ या दूरी को मापा जाता है। जैसे कि मीटर स्केल की सहायता से 1 मिलीमीटर, अर्थात इसको हम लोग अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 10⁻³ मीटर तक की कम से कम दूरियों को हम इससे माप सकते हैं। किसकी सहायता से? मीटर स्केल की सहायता से। वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से हम लोग न्यूनतम 0.01 सेंटीमीटर, यही इसका अल्पतमांक होता है, और इसकी की सहायता, इसको अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁴ मीटर हो जाएगा। स्क्रू गेज की सहायता से हम लोग न्यूनतम मान 0.001 सेंटीमीटर या 10⁻5 मीटर तक के न्यूनतम मान को ही माप सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रत्यक्ष विधि का मापन। अब अप्रत्यक्ष विधि मतलब होता है, देखिए बच्चों, लंबी दूरियों या छोटी दूरी, लंबी दूरी जैसे पहाड़ की ऊंचाई हो गई, तारों की दूरी हो गई आदि, या परमाणु दूरियाँ देखिए छोटी है ये आदि, प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात नहीं किए जा सकती। प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात नहीं की जा सकती। बात समझ में आ रहा है? इन दूरियों के लिए अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग किया जाता है। जैसे दूरी नापने के लिए या तो लंबी दूरी होगी या तो छोटी दूरी होगी। तो सबसे पहले हम लोग इस लेक्चर में देख रहे हैं लंबी दूरियों के मापन के लिए अप्रत्यक्ष विधि। पहले कौन सा विधि पढ़ रहे हैं बच्चों? लंबी दूरियों को मापने के लिए अप्रत्यक्ष विधि। इसमें से देखिए हम लोगों ने लिख दिए 2 विधियाँ होती हैं अप्रत्यक्ष विधि में। लंबी दूरियों की मापने के लिए अप्रत्यक्ष विधि 2 प्रकार की होती है। पहला है परावर्तन या प्रतिध्वनि विधि।
मतलब रिफ्लेक्शन मेथड और इको मेथड। प्रतिध्वनि मतलब इको, जब कोई पदार्थ किसी जब ध्वनि हम निकालते हैं तो किसी वस्तु से टकरा के पुनः हमारे कानों तक पहुंचती है, तो उसे हम लोग प्रतिध्वनि बोलते हैं। तो वही है परावर्तन विधि या प्रतिध्वनि विधि। परावर्तन तो जानते हैं, जब कोई ध्वनि या प्रकाश किसी सतह से टकरा के वहाँ से वापस आ जाए तो उसे परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन विधि के द्वारा भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो परावर्तन या प्रतिध्वनि उसी का नाम है। इसकी सहायता से हम लोग 4 प्रकार से मेजरमेंट करते हैं बच्चों। ये आपके सिलेबस एनसीईआरटी के सिलेबस में ये वाली विधि नहीं दिया है, हालांकि उसमें ये विधि दिया है लंबन विधि, तो आपको इसको भी जानना जरूरी है। इसको हम लोग जानते हैं। जो बच्चे आईआईटी, जेई इन सब चीज़ों का कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, उसमें से यहाँ से एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, इस विधि से एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट है, समझते हैं इसको। दूसरा है लंबन विधि, इसको बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड इसको बोलते हैं लंबन विधि। तो लंबन मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग किसी वस्तु को देख रहे हैं, किसी वस्तु को हम लोग अगर एक आंख बंद करके देखते हैं, फिर दूसरी आंख बंद करके देखते हैं, तो देखते हैं कि उसकी स्थिति परिवर्तित दिखाई देती है। उसी स्थिति में परिवर्तन को ही बोलते हैं लंबन, पैरेलैक्स बोलते हैं उसको। तो उसकी सहायता से हम लोग दूर स्थित तारों का स्थिति ज्ञात कर लेते हैं और दूरी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें से पहला नंबर परावर्तन विधि या प्रतिध्वनि विधि। लंबी दूरी को मापने के लिए इसमें से पहला है पहाड़ी की दूरी। पहाड़ी की दूरी बच्चों देखिए, जैसे किसी भी एक स्थिति से, किसी भी एक निश्चित बिंदु से हम पहाड़ी की दूरी को ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए कैसे मेथड, इसके लिए क्या किया जाता है। देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे एक पहाड़ है, इस टाइप का यहाँ पहाड़ है, यहाँ से हमको इसकी दूरी को पता करनी है। तो इसके लिए किया क्या जाता है बच्चों कि यहाँ से जिस बिंदु से हमें पहाड़ की दूरी को ज्ञात करना है, वहाँ से एक तोप के मुंह को उधर पहाड़ की ओर करके वहाँ पे एक गोले को दागा जाता है। तो जैसे ही गोले को दागते हैं तो वहाँ से एक ध्वनि उत्पन्न होती है और वह ध्वनि सीधे इस पहाड़ पे जाती है और पहाड़ से टकरा के पुनः इसी दिशा में वापस आती है। तो यदि इस ध्वनि की वेग, यदि ध्वनि कितने समय में यहाँ तक पहुँचती है वो ज्ञात कर लें, अगर वो पता चल जाए कि ध्वनि का वेग कितना है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। किस प्रकार से मान लेते हैं कि इस बिंदु से यहाँ की पहाड़ तक की दूरी कितनी है बच्चों, x है। तो x अगर इस दूरी को हम लोग मान लिया और x दूरी यहाँ से यहाँ तक ध्वनि तरंग जाती है और पहाड़ से टकरा के पुनः यहाँ तक वापस आती है, तो यानी कि कितनी दूरी हो गई 2x। तो 2x दूरी तय करने में यदि समय कितना लगता है, t लगता है, तो हम जानते हैं कि वेग बराबर होता है, हम जानते हैं बच्चों वेग इक्वल टू होता है दूरी बटे समय। दूरी कितना हो गया 2x और समय कितना है t और वेग कितना है v। मान लेते वेग कितना है आपका v है, तो v, तो यहाँ पे हमको क्या निकलना है 2x, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2x इक्वल टू v इंटू टी। तो x इक्वल टू हो जाएगा v/2 इंटू टी या 1/2 गुणे v इंटू टी। ये हो जाएगा दूरी का फार्मूला। दूरी निकल जाएगा आराम से, नहीं निकल जाएगा। तो ये होता है आपका परावर्तन विधि। इसलिए बोलते हैं क्योंकि ध्वनि वहाँ तक जाती है, वहाँ से परावर्तित होकर पुनः यहाँ तक आती है, इसलिए इसे परावर्तन विधि कहते हैं या प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि से ही कोई बोलते हैं, ध्वनि किसी वस्तु से टकरा के वहाँ तक वापस आ जाती है। अब देखिए चंद्रमा की दूरी ज्ञात करने के लिए, देखिए बच्चों चंद्रमा की दूरी जो कि पृथ्वी का एक उपग्रह है, तो इसको भी हम लोग ध्वनि के वेग से परावर्तन विधि द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। इसमें थोड़ी सी जानने की दूर, आप एक चीज़ इसमें कॉन्सेप्ट को जानिए कि अगर तारों की दूरी ज्ञात करनी है तो तारा हमारे पृथ्वी से बहुत दूर है, सूर्य से भी बहुत आगे है, दूर है, तो उसको हम लोग ध्वनि यानी कि इस परावर्तन विधि से नहीं ज्ञात कर सकते। इस परावर्तन विधि से हम लोग उसको ज्ञात कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उतनी दूर तक हमारा साउंड या किसी भी वस्तु से हम उस साउंड वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते। इसलिए इसके लिए हम लोग नंबल विधि का इस्तेमाल करते हैं और तारे की दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग प्रकाश को वहाँ भेजते हैं। प्रकाश का स्पीड कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। तो आप लोग यहाँ पे आप लोग याद रख लीजिए, जिसको नहीं याद है। प्रकाश का वेग को दर्शाते हैं हम लोग c से बच्चों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ध्वनि का वेग जो होता है, ध्वनि के वेग को हम लोग v से डिनोट कर रहे हैं, प्रकाश के चाल को c से, याद रखिएगा।
तो ये हो जाएगा 332 मीटर पर सेकंड है, तो इसके तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो अधिक दूरी ज्ञात करने जो बहुत दूर कोई वस्तु स्थित है उसकी अगर दूरी ज्ञात करनी है तो हम लोग प्रकाश का इस्तेमाल करेंगे, और अगर उसकी तुलना में कुछ कम दूरी है तो हम लोग उसको ध्वनि का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हम अब चंद्रमा की दूरी, चूँकि चंद्रमा पृथ्वी का ही एक उपग्रह है, तो इसको हम लोग ध्वनि के परावर्तन विधि से या प्रतिध्वनि विधि से हम इसकी दूरी को ज्ञात कर सकते हैं बच्चों अच्छे से। ठीक है, तो इसी प्रकार से चंद्रमा की दूरी आप लोग आराम से याद कर लीजिए। जैसे पहाड़ के लिए था, हम यहीं पे बना रहे हैं बच्चों, देखिएगा डायग्राम चंद्रमा वाला है। ये किसके लिए बना रहे हैं हम लोग? चंद्रमा की दूरी सेम इसी प्रकार से निकाल लेंगे। ये पृथ्वी है अपना, ये चंद्रमा है। चंद्रमा किसकी दूरी मान लेते हैं, यहाँ से दूरी कितनी है, x है, तो यहाँ तक प्रकाश जाने में ध्वनि यहाँ से यहाँ तक जाता है, यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर वापस आता है, तो दूरी कितनी हो गई 2x, समय लगा t। तो सेम ही प्रकार से हम वेग निकाल लेंगे, तो सेम फार्मूला इसके लिए भी आ जाएगा। मतलब इसी सूत्र की सहायता से हम चंद्रमा की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं आराम से। ठीक है ना। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट ये देखिए, सोनार और रडार दोनों को आप लोग समझिए। सोनार मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेगनिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेगनिंग, इसका मतलब होता है कि ये हमेशा नाव, जैसे कि हम नाव संचालन में किया जाता है, जैसे कि ज़्यादातर उपयोग हमारे युद्ध जो पनडुब्बियाँ होती हैं, सबमरीन होती हैं, उसमें ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से समुद्र के अंदर अगर कोई चट्टान है बहुत बड़ा, वहाँ पे अगर सबमरीन जो होता है पनडुब्बियाँ, वो अंदर समुद्र में गति करती रहती हैं, है ना। जैसे हमारे नाव सैनिक हैं, नेवी जो होता है, नेवी में जो होते हैं वो समुद्र के अंदर डूबे रहते हैं, सबमरीन उसमें पनडुब्बियों में रहते हैं। तो पनडुब्बी तो आगे चलती रहती है, लेकिन समुद्र के अंदर बड़े बड़े चट्टान है, पहाड़ है, या दुश्मन की पनडुब्बी आ रही है, कुछ अवरोध आ रहा है, तो उसका पता लगाने के लिए हम लोग सोनार का इस्तेमाल करते हैं। इसमें किस प्रकार से होता है, इसका थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे डायग्राम के द्वारा बताने का प्रयास करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म हम लोग साउंड नेविगेशन एंड रेगनिंग याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये नाव है, इस प्रकार से यहाँ पे इस समुद्र के ये सबमरीन टाइप का मान लीजिए, सबमरीन बना लीजिए इसको, इस टाइप से कुछ है सिस्टम, यहाँ पे इस प्रकार से बना रहता है। देखे होंगे आप लोग, कभी देखे होंगे, तो इस प्रकार से मूव करेगा। यहाँ पे समुद्र के अंदर यहाँ पे एक चट्टान है, अगर ये इधर की ओर गति कर रहा है, अगर ये स्पीड में गति करता रहेगा, अगर इसको पता नहीं चलेगा चट्टान यहाँ पे टकरा जाएगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा। या मान लेते हैं कि कोई दुश्मन का सबमरीन यहाँ पे है, सबमरीन मतलब पनडुब्बी को ही बोलते हैं इंग्लिश से। यहाँ से इसकी दूरी अगर x है, ठीक है, तो इसकी साउंड यहाँ से यहाँ तक जाता है, और साउंड यहाँ से यहाँ तक जाने के पश्चात टकराने के पश्चात पुनः यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा रहता है। क्या लगा रहता है? एक डिटेक्टर मतलब होता है कि उसको पहचानना, और जैसे ये ध्वनि यहाँ तक जाएगा, यहाँ से टकरा के पुनः यहाँ पे पकड़ पड़ेगा, तो इसमें एक इंडिकेटर, एक लाइट जलने लगेगी या कुछ इंडिकेट करने लगेगा। तो उसमें आप देख सकते हैं, तो पता चल जाता है कि इतनी दूरी पे कोई भी अवरोध है। तो हम इसमें से ये लोग सावधान हो जाएंगे। तो x दूरी जाना, x दूरी आना, समय कितना लगा t, तो वेग आप निकाल सकते हैं, वही दूरी निकाल सकते हैं। x इक्वल टू कितना, हाफ v इंटू टी। सेम उसी प्रकार से इसमें भी है। तो साउंड वाले सारे सिस्टम इस प्रकार से है। इसी प्रकार रडार के लिए है बच्चों। रडार मतलब में क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, देखिए रेडियो डिटेक्शन रेगनिंग, रेडियो डिटेक्शन और रेगनिंग रडार का मतलब होता है। ठीक है बच्चों, ये आप लोग भी इसमें इसका फुल फॉर्म लिख लेंगे, रेडियो डिटेक्शन एंड रेगनिंग। तो ये होता है आपका, जैसे जिस प्रकार से हम लोग पानी के अंदर इसका पता लगाते हैं, किसके द्वारा, सोनार के द्वारा, उसी प्रकार रडार के द्वारा ऊपर आसमान में कोई भी वहाँ से हवाई जहाज़ गुजर रहा है या दुश्मनों का कोई गाड़ी वहाँ से जा रही है, तो उसको भी हम पता कर सकते हैं। तो इसको किस प्रकार से पता करते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ से छतरी लगा दिए इस प्रकार से, और यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे एक अपना रूम है, यहाँ पे सिस्टम रखा हुआ है, कंप्यूटर रखा हुआ है, यहाँ पे इस तरंगे, इस प्रकार से रेडियो तरंगे इस पर लगातार आ रही हैं। अगर यहाँ से कोई भी
चीज़ यहाँ से गुजरती है, हवाई जहाज़ या कुछ भी चीज़ यहाँ से अगर गुजर रही हैं तो क्या होगा, यहाँ से जब गुजरेंगी तो रेडियो तरंगों को काटती हुई जाएंगी। जैसे ही काटती हुई जाएंगी तो यहाँ पे ये इंडिकेट करेगा कि कोई वस्तु यहाँ से गुजर रही है। तो ये जैसे कि आप लोगों का एनडीए होता है, एयरफोर्स वाले जो होते हैं तो इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और अपने दुश्मनों से बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। ये होता है राडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेगनिंग। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका परावर्तन विधि के द्वारा। परावर्तन क्यों होता है भाई, जैसे देखिए प्रकाश यहाँ से रेडियो तरंग इस पे जाएगा, जाके पुनः यहाँ से प्रकाश यहाँ, जैसे मान लीजिए रेडियो तरंग इधर की ओर से प्रसारित हो रहा है तो यहाँ पे गया और जैसे ही यहाँ पे पड़ेगा तो पूर्ण टकरा के वापस आ जाएगा। अगर ये नहीं पड़ता तो सीधे चला जाता है, तो हमको पता भी नहीं चलता। यानी कि कोई वस्तु आएगा तो उस पर टकराएगा, टकरा के पुनः प्रकाश जो भी है वो वापस आएगा, तो उसमें इस प्रकार से निकाल सकते हैं। चूँकि ये रेडियो तरंगे हैं इसलिए, चूँकि लाइट की स्पीड से चलती हैं तो यहाँ पे हम लोग जो भी है उसको जो भी है उसको हम लोग भी ना लेके सी लिखेंगे, क्योंकि सी है प्रकाश का वेग। मान लेते हैं इसकी दूरी कितनी है x, तो आने और जाने में 2x हो जाएगा। इधर गया तो x, इधर आया तो x, टोटल दूरी कितनी हो गई 2x। तो क्या हो जाएगा c इक्वल टू, सेम वही फार्मूला है इसमें भी, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 1/2 c/t। सेम उसी प्रकार से इसका हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये चारों आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, क्योंकि ये सब परावर्तन विधि पे ही आधारित हैं, इसलिए इसे बोलते हैं अपन लोग क्या, परावर्तन विधि या प्रतिध्वनि मेथड। बात समझ में आ गया। अब हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी सिलेबस में दिया है, लंबन विधि, पैरेलैक्स मेथड। तो लंबन विधि से तारों की दूरी, चंद्रमा का आकार ये सब पता करते हैं, जो कि बहुत ही दूर कोई वस्तु स्थित है, तो उसके द्वारा हम लोग इसको कैसे करते हैं, पता करते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है बच्चों, और इसमें थोड़ी सी एक चीज़ और हम लोग जान सकते हैं कि ये जो है परावर्तन मेथड के द्वारा आजकल इसको चिकित्सालय यानी कि हॉस्पिटलों में भी इस्तेमाल किया जाता है कि इसमें अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती हैं, अल्ट्रासोनिक मतलब पराध्वनि जो होता है, जिसका स्रव तरंग क्या होती है, जिसका फ्रिक्वेंसी कितना होता है 20 से 2000 हर्ट्ज जो होता है। अब अगर 2000 हर्ट्ज से ऊपर कोई तरंगे हैं साउंड वेव, उसको हम लोग पराश्रव, जो ध्वनि से परे हो उसे पराश्रव तरंग कहते हैं। तो पराश्रव तरंगों के द्वारा आजकल चिकित्सालयों में इसको पथरियों का पता लगाने के लिए, जैसे मान लीजिए कि साउंड को किसी सिस्टम के द्वारा शरीर के अंदर डाल दिया गया, तो अगर कोई पथरी होगा तो वहाँ पे क्या करेगा, वो ध्वनि तरंगे वहाँ से नहीं जाएंगी, परावर्तित होकर वापस आ जाएंगे। तो इससे पता चल जाता है कि शरीर के अंदर यहाँ पे कुछ अवरोध है, और पथरियों का क्या करते हैं पता लगाने के लिए भी पराध्वनि विधि का इस्तेमाल करते हैं। ये आप लोग याद रखेंगे बच्चों बिल्कुल अच्छे से। इसका चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। इसको मैं आप लोगों के लिए प्रत्यक्ष विधि पर बना दिया हूँ, ये आप लोग ध्यान देंगे तो आपसे पूरी चीज़ें बन जाएंगी। ठीक है ना। ठीक है, लंबन विधि में जैसे मैंने आपको बताया कि यदि हम किसी वस्तु को दोनों आँखों से देखते हैं तो हमको पहले इसका पता नहीं चलता है, लेकिन एक आँख से अगर हम देखें किसी उसी वस्तु को, तो उसकी स्थिति दूसरी आँख की से देखे गए वस्तु की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित दिखाई देता है, तो उसे ही बोलते हैं हम लोग लंबन। याद रखेंगे इसको। ठीक है, तो चाहे तो इसको आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए। प्रेक्षण बिंदु के परिवर्तन से वस्तु की स्थिति में सापेक्षिक विस्थापन को लंबन कहते हैं। प्रेक्षण बिंदु के परिवर्तन से, प्रेक्षण बिंदु मतलब, प्रेक्षण मतलब क्या, जो देख रहा है, प्रेक्षण मतलब जो कि उस वस्तु को देख रहा है, तो उसके प्रेक्षण बिंदु के परिवर्तन से, याद रखिएगा। प्रेक्षण बिंदु मतलब जैसे हमारा आँख है प्रेक्षण, तो हमने ये पहले एक आँख से देखा, फिर दूसरे आँख से देख रहा हूँ, तो प्रेक्षण को हमने परिवर्तन किया। पहले एक आँख को मैंने यहाँ से देखा, फिर इस आँख से देखा, तो परिवर्तन तो हुआ। तो उसमें परिवर्तन से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन भी होता है कि वस्तु जैसे यहाँ पे दिख रही है हमको, तो ये वस्तु यहाँ देखने लगती है। तो जो विस्थापन होता है उसे बोलते हैं हम लोग लंबन। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। इसका भी डायग्राम बना देते हैं हम यहाँ पे। लंबन विधि, पैरेलैक्स मेथड। जैसे मान लीजिए
एक बिंदु यहाँ पे, एक आँख है, एक आँख यहाँ पे है, यहाँ पे कोई दूर स्थित बिंदु है ओ। तो अगर इसको बंद करेंगे तो इस आँख से दिखेगा इसकी स्थिति ये, और अगर इसको बंद करेंगे तो यहाँ से इसकी स्थिति ये। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग आधार, इसको बोलते हैं लंबन कोण। ये मान लीजिए थीटा, तो इसे बोलते हैं लंबन कोण। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग? लंबन कोण। ठीक है, ठीक है। और जो प्रेक्षण बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, जैसे एक प्रेक्षण बिंदु ये हुआ, इसी बिंदु, इसको बोलते हैं हम लोग आधार, इसे बोलते हैं हम लोग आधार। ठीक है, अगर आधार की दूरी मान लेते हैं b है और इसकी दूरी कितनी है, इस वस्तु की दूरी जिसको हम लोग देख रहे हैं, इसकी दूरी यहाँ से d है, तो ये d है तो ये भी d होगा। तो इसको हम लोग आराम से निकाल, हम लोग जानते हैं कि अगर हमको ये दूरी निकालनी है तो कोण बराबर क्या होता है बच्चों? कोण थीटा इक्वल टू होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप क्या है? ए बी, त्रिज्या क्या है? ए ओ। तो चाप कितना हुआ? b अपान डी। बस समझ में आ रहा है? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमको यहाँ से d निकाल सकते हैं, चाप बटे त्रिज्या, यही ना होगा कोण बराबर। तो हमको क्या निकालना है? दूरी। तो अगर हमको d निकालना है तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा? b अपान थीटा। बात समझ में आ गया? d इक्वल टू क्या हो जाएगा? b अपान थीटा। ये हम लोग उसकी दूरी यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि d की दूरी, ये जो इसमें b तो हमको पता चल जाएगा क्योंकि आधार है। अब जो थीटा है इसकी दूरी, इस थीटा कैसे ज्ञात करेंगे? मान लीजिए कि बहुत दूर आसमान में क्या है? तारा है। तारा की स्थिति से पहले देखिए तारे की दूरी ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं कि ये तारा है, ये क्या है? तारा है, तो थीटा ये है। तो इसके लिए क्या करते हैं? थीटा का कोण ज्ञात करने के लिए आप लोग इसको याद रखेंगे थोड़ा सा। थीटा कैसे ज्ञात करेंगे? थीटा ज्ञात करने के लिए देखिए एक बात इसमें और आप लोग याद रखेंगे थोड़ा सा, कि वस्तु जितनी ऊपर होगी, वस्तु पृथ्वी से जितनी ऊपर होगी, यानी जितनी ऊपर वस्तु की हमको स्थिति पता करनी है, उसके लिए आधार उतना बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आधार अगर बड़ा नहीं होगा तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, बहुत दूर है, अगर ये आधार बहुत कम है, ये आधार कम है, तो कोण का मान हम ज्ञात नहीं कर सकते। आधार को हमको चौड़ा करना पड़ेगा, तो कोण का मान ताकि ये कोण बड़ा हो जाए तो हम इसको आसानी से मेजरमेंट कर सके, तो आधार बड़ा होना चाहिए। तो तारों की दूरी, तारों की यहाँ से पृथ्वी से तारों की दूरी ज्ञात करने के लिए, चूँकि तारा बहुत ऊपर है, बहुत दूर है, सूर्य से भी कई किलोमीटर आगे है, कई करोड़ किलोमीटर है। अब उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? देखिए कई बहुत दूर है कहने का मतलब, तो उसमें हम लोग उसका पता कैसे करेंगे? उसके लिए हम लोग जो आधार बनाएंगे, क्या बनाएंगे उसके लिए? आधार। तो आधार जो पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करता है, तो उसका जो कक्षा बनता है, उसके कक्षा का जो व्यास होता है उसको आधार माना जाता है, क्योंकि वो मैक्सिमम हमारे पृथ्वी का पथ का जो चौड़ाई होगा उसके द्वारा हम वहाँ पे जो एंगल बनाएंगे उसी को हम लोग मानेंगे। क्या? तो ये क्या है आपका? पृथ्वी क्या जो इस प्रकार से पृथ्वी मूव करती है, इस प्रकार से अपने सूर्य का परिक्रमा करती है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो व्यास होगा पथ का, इसको आधार मानते हैं, ताकि हम यहाँ भी कोण, इसका कोण का मान ज़्यादा हो जाए, क्योंकि आधार ज़्यादा होगा तो कोण का मान ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए अब थीटा का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि बिंदु ए से मान लेते हैं, इधर ही ऊपर साइड में एक बिंदु सी है, तो अगर बहुत ऊंचाई पे अगर इस बिंदु से भी ऊंचे सी है तो ये सी इस बिंदु के लिए भी वही दिखेगा। इस जैसे कि हम लोग तारा देखते हैं, तारे देखते हैं ना, जैसे हम लोग अपने यहाँ से तारा देखते हैं कि यहाँ पे दिख रहा है तारा, और हम लोग अपने मामा के यहाँ जाते हैं 100 किलोमीटर दूर, वहाँ से भी देखते हैं तो तारा हमको वहीं पे दिखाई देता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ऊंचाई बहुत ज़्यादा है तो जो ये सी बिंदु जितना कोण इससे बनाएगा उतना ही कोण इस बी बिंदु पे भी हमको दिखाई देगा, ये हम मान सकते हैं। तो अगर ये θ1 है, अगर यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से बनाए तो ये कोण θ1 हो जाएगा। और ये ए स्थिति पे तो पहले था, अब पृथ्वी ए से बी स्थिति पर कब जाएगी? जो 6 महीने के बाद, क्योंकि जब पृथ्वी जब सूर्य का परिक्रमा करता है तो 1 साल होता है, तो 6 महीने में यहाँ, 6 महीने में यहाँ जाएगी। तो 6 महीने में हम लोग θ1 ज्ञात कर लिए और 6 महीने में हम लोग θ2, तो ये हो जाएगा θ2। तो टोटल कितना हो जाएगा? θ इक्वल टू θ1 प्लस θ2, यानी कि थीटा ज्ञात करने का तरीका मैं आपको बता रहा था किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे, लेकिन थीटा ज्ञात करने के लिए हमको 6 महीने लगेंगे। बस समझ में आ रहा है ना। अब ये हमको पता चल गया। अब यहाँ से हम लोग थीटा का मान निकाल लेंगे। थीटा का मान ज्ञात करने के पश्चात हम लोग किसी की भी दूरी यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं ऊपर,
ठीक है। इसी प्रकार चंद्रमा का आकार ज्ञात करते हैं, तो चंद्रमा का आकार भी ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। चंद्रमा का आकार कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग? ठीक इसका उल्टा बनेगा चित्र। ये बात समझ में आ गया ना बच्चों? इसको मिटा दूँ, ठीक है, इसको हमने मिटा दिया। चंद्रमा का आकार, चंद्रमा का आकार जैसे मान लीजिए पृथ्वी है अपना, हम लोग यहाँ से देख रहे हैं चंद्रमा का आकार, ये चंद्रमा है, ठीक है ना। तो ये व्यास इसका होगा ए बी, चित्र इसका सीधे उल्टा बन जाएगा इस प्रकार से। अगर ये डी है, आधार बी है, ये थीटा है, तो इसका आकार हम लोग ज्ञात कर लेंगे। बी ज्ञात हो जाएगा तो आधार ज्ञात हो जाएगा। तो क्या था सूत्र अभी, क्या था? डी इक्वल टू क्या था? बी बटे थीटा। तो थीटा इक्वल टू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? यही ना व्यास है। चंद्रमा का व्यास ज्ञात कर लेंगे तो चंद्रमा गोलाकार है तो उसकी हम लोग आकार ज्ञात कर सकते हैं। तो बी इक्वल टू हो जाएगा डी इंटू थीटा। तो यहाँ से हम लोग चंद्रमा का व्यास और उसकी साइज भी ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। बात समझ में आ गया? ठीक है। ये है आपका लंबी दूरियों को मापने का पूरा 3-4 मेथड जो हैं। चंद्रमा का आकार, तारे की दूरी, ये सारी चीज़ें हैं। ये हो गया आपका लंबी दूरियों के मापन के लिए अप्रत्यक्ष विधि। इसी प्रकार से होता है आपका अल्प दूरियों के मापन के लिए अप्रत्यक्ष विधि।